Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Bliss Bibliographic Classification. अब इस क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में हम सभी लोग अभी कुछ समझेंगे और जानेंगे। एक्चुअली इसे जानने से पहले एच ब्लिस यानी हेनरी ब्लिस हमारे कौन थे, है ना? ये एक ग्रेट लाइब्रेरी साइंटिस्ट थे, लेकिन इससे पूर्व अगर देखी जाए, बात की जाए तो इनके बारे में ऐसा है कि ये अमेरिकन लाइब्रेरियन थे और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरिस्ट एंड ऑथर भी ये जाने जाते हैं। लेकिन ये पूर्व में जो है एक्चुअली में कि बहुत सालों तक इन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में इन्होंने क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन किया और योगदान दिया है। तो सिटी है ना, बुक सिटी लाइब्रेरी और कहा, न्यूयॉर्क में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनके लिए है, उन्होंने यहां किया। तो इनकी एक ब्रीफ जो हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है। बात है कि हम लोगों को फोकस करना है अभी कि एच ब्लिस क्लासिफिकेशन स्कीम, डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स को हम लोगों ने पूर्व में देख रखा है। यह एक पार्ट हमारा जो है अभी है ना बचा है शेष, तो इस पर भी मैं डिस्कस कर लूं। नाउ अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि बैकग्राउंड इनका तो अमेरिकन लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशनिस्ट थे ये एच ब्लिस साहब। नाउ फेमस फॉर डेवलपिंग ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम, तो इन्होंने क्या किया था कि एक क्लासिफिकेशन स्कीम को विकसित किया और इन्हीं के नाम पर क्या हो गया, ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम। इनका मेजर जो वर्क था, अगर बैकग्राउंड की तरफ देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ साइंसेस, है ना। तो ये इनकी जो थी, इस पर इन्होंने वर्क किया और ये काफी प्रचलित इनकी एक डॉक्यूमेंट भी थी। इस डॉक्यूमेंट के बारे में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, तो हमें यह भी ख्याल रखना है ना। हमारा जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होगा वह तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इसी पर बार बार फोकस भी करता हूं। एक्चुअली हमारा नॉलेज बेहतर होना चाहिए। नॉलेज अगर हमारे पास है किसी भी टॉपिक पर, तो वो कितनी भी ट्विस्ट करे क्वेश्चन, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा पर्पस ये है, और लास्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि नेचर को समझ पाते हैं, नॉलेज को भी हम जान पाते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमारा डेप्थ जो है वो क्या होता है, गहन अध्ययन भी हो जाता है। तो ठीक है, मेजर वर्क अब हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंसेस 1929, बहुत इंपॉर्टेंट ये आप सभी के लिए। ये हो गया। नाउ पर्पस, इसका पर्पस क्या था, इनका जो क्या आखिर ये करना चाह रहे थे, ये क्लासिफिकेशन स्कीम में क्या डिफरेंट था और क्या सचमुच ये बहुत सक्सेस रहा, इन सभी चीजों पर। तो इसके उद्देश्य की तरफ अगर देखें तो क्रिएट ए लॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, यानी ये तर्क पर आधारित था। बाद में सिस्टमैटिक भी होता है, राइट। पहले तो लॉजिक हमारा होना ही चाहिए। क्यों, वाई? जैसा कि मैं बोलता हूं कि 5W1H वाली प्रिंसिपल, वो हमें करना ही चाहिए। उससे बेसिक्स हमारे मिलते हैं, हमारा कंसेप्ट अच्छा होता है। ठीक उसी तरह से इनका जो था एक लॉजिकल अप्रोच था इस क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए। और ये नेचुरल ऑर्डर ऑफ साइंस था। ये साइंस के नेचुरल ऑर्डर को, बिल्कुल जो प्रकृति हमारी है उसके ऑर्डर में इन्होंने क्या किया, इसे क्लासिफाई करने का प्रयास किया है। नॉलेज को टू करेक्ट द शॉर्टकमिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, लाइक जैसे डीडीसी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन स्कीम है 1876 में आया था। डीडीसी बिल्कुल उसी तरह से इसे भी विकसित किया गया। अब देखिए इसका की आइडियाज क्या है। नॉलेज ग्रोज इन सिस्टमैटिक वे, ये कहते हैं कि नॉलेज जो हमारा होता है वो सिस्टमैटिक वे में कैसे ग्रोज करता है, ये की आइडिया था इनका, है ना। और इसी को रिफ्लेक्ट किया इस क्लासिफिकेशन स्कीम में, इस वर्गीकरण में। इस बात पर इन्होंने क्या किया, एम्फेसिस दिया, जोर दिया है। बेस्ड ऑन फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक हायरार्की, क्योंकि ये शुरू में ही हम लोगों ने अभी देखा कि कुछ कॉन्सेप्ट की ये क्या किए हैं। इनका कहना था कि नॉलेज, ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है कि सिस्टम ऑफ साइंसेस है, राइट।
और ये लॉजिकल क्लासिफिकेशन है। सो दैट कि यहाँ पर इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं कि फिलॉसफी ऑफ साइंस, साइंस की फिलॉसफी को बेस बनाया, ठीक है, और साइंटिफिक हायरार्की को भी लिया, यानी कि ये साइंस की जो एक करी है, साइंटिफिक हायरार्की हमारा कैसे विकसित होते चला जा रहा है, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, इसे उन्होंने एक ऑर्डर में लाया। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो है ना वो प्रोग्रेसिव ऑर्डर बन जाता है। अब प्रोग्रेसिव ऑर्डर से क्या है, जैसे ये बताते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, कंक्रीट से हम एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए कितना प्रैक्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच को इस क्लासिफिकेशन स्कीम में ब्लिस महोदय ने लाया है। जैसे किसी बच्चे को अगर हमें बताना है वर्ल्ड के बारे में, देन हम क्या करते हैं, पहले हमारा क्या कार्य होता है, क्या हम जोड़ देते हैं, क्या हम समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को, हम यह बोलते हैं कि अल्फाबेट्स को समझो, ABCDEF, राइट। जब हम उस लेटर्स को हम समझते हैं और बच्चों को बताते हैं, जैसे BALL, राइट, RAT, रैट, तो इट मीन कि जब तक वो R को, A को, T को, जब तक वो सिंपल है ना जो हमारा अप्रोच है उसे हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स की तरफ हम नहीं बता पाएंगे। तो ये हमारा है ना, इनका जो एक प्रिंसिपल था, ये जो अप्रोच था, थ्योरी था कि वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम चलते हैं तो हमारा नॉलेज का जो एक क्लासिफिकेशन होगा बड़ा सुइटेबल होगा और वो बड़ा हेल्पिंग होगा हमारी नॉलेज को डिवीजन करने में, नॉलेज को क्लासिफाई करने में, और कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो ये प्रोग्रेसिव ऑर्डर को इन्होंने फोकस किया, तो इनका ये की आइडियाज था। नाउ मेन कंट्रीब्यूशन अब क्या रहा, तो ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन, बिल्कुल है ना, अब ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम यानी कि बेसिक को, और कब 1940s में। नाउ प्रपोज सिस्टम ऑफ साइंसेज, ये सिस्टम ऑफ साइंस ऑलवेज ये क्या किया, चूंकि फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड सिस्टम ऑफ साइंस ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेट लेवल के क्वेश्चंस में ये पूछे गए हैं और आगे बहुत सारे कंपटीशन होंगे। अब चूंकि स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करता है, कंपटीशन हाई है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे मुझसे क्या होता है कि ये मिस करते हैं। तो ये आपका क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को हमारा बेसिक हमारा पहले तो होना ही चाहिए, है ना, और जब हमारा बेसिक होता है वो नॉलेज हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से दे वो हमारा क्लियर होगा ही, ठीक है। तो ये हमें समझना है कि ये सिस्टम ऑफ साइंसेस को जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, और ये अनलाइकली प्योरली न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है, प्योरली न्यूमेरिकल्स पर ये हमारा नहीं है ना। अब 1933 में देखिए कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स, यानी कि ये 1929 में प्रैक्टिकल लाइब्रेरी प्रॉब्लम्स पर इन्होंने वर्क किया, ठीक है, ये पहला स्टेज। 1935 हम लोग ऑलवेज कहते हैं कि ब्लेस क्लासिफिकेशन, क्यों कहते हैं कि ये डेवलप हो गया था, बिकॉज ए सिस्टम बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है इस सिस्टम में आया और ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक हो गया। सो दैट वी कैन से कि हमारा डेवलपमेंट कब हुआ, तो यह जो है 1935 में हुआ। यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं मैचिंग में, तो लगातार पूछते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, केवीएस, नवोदय, ईएमआरएस, अभी ईएमआरएस का है, या फिर वो यूजीसी नेट का, लगातार पूछे हैं ये मैचिंग। तो यह भी एक आपका महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक अलग जो बिंदु है वो है 1940 से 53 के बीच ए बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है ये फोर वॉल्यूम में क्या हुआ, ये विकसित हुआ, 4 वॉल्यूम में इसे विकसित किया गया, कंप्लीट बीसी, राइट, और इसे एक्सटेंड किया गया फिर ऑक्सिलियरी शेड्यूल से। अब ऑक्सिलियरी शेड्यूल्स बहुत डीप तो वैसा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी जरूर देखेंगे कि इसके अंदर के भी कुछ प्रश्नों को। वाइडली यूज्ड ये कहां यूज हुआ, यूनाइटेड किंगडम एंड कॉमनवेल्थ लाइब्रेरीज में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं इसके मेन क्लास क्या है, जो रेयर हम लोगों को मिलता है और हम लोग उस पर फोकस नहीं करते, और इससे जब प्रश्न आ जाते हैं तो हम लोग वहां छोड़कर आते हैं या फिर तुक्केबाजी करते हैं। लेकिन जब हम 5 मिनट 2 मिनट ही इस पर अगर समय दे देते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, वो बिल्कुल
हमेशा के लिए वो क्लियर होता है। अब जितना भी, बस 2 मिनट की वजह से हम कितना नुकसान सहते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में या किसी कंपटीशन में। तो बस हम लोग देखते हैं ये मेन क्लासेस, राइट, कि ये अब बीसी डिवाइडेड ऑल नॉलेज ब्रॉड डिसिप्लिन इन मेन शेड्यूल। तो मेन शेड्यूल्स में क्या था, देखिए ए जो है किस चीज को ये किया है ना, ये जनरल वर्क नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। बी हमारा क्या है, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। फिर रिलीजन एंड थ्योरी, सी को, डी को ये क्या किया, सोशल साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज। ये क्या किया कि यहाँ जो हम देख रहे हैं कि ये 5 हमारे मेन क्लासेज, राइट। उसके बाद सभी के जो है ना इस 5 के क्या है कि सब क्लासेज में फिर डिवाइड किया गया। तो मूल रूप से हमें क्या करना है कि ये 5 जो एग्जाम्पल्स हैं इसके मेन क्लास के, ये दिमाग में होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। कंपटीशन में अगर पूछ दिया तो हम इजिली कर सकते हैं, बस 1 से 2 मिनट में ये हम समझ लिए ना। अब देखिए इसके ऑक्सिलियरीज, इसे भी क्या किया है, यह भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी 5 ऑक्सिलियरीज हैं। कितने ऑक्सिलियरीज हैं ये क्वेश्चन हो सकता है कि, है ना, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम में ब्लिश महोदय ने कितने है ना ऑक्सिलियरीज टेबल्स का उसमें उपयोग किया है या उन्होंने दिया है। तो देखिए यहाँ फॉर्म है, प्लेस है, टाइम है, लैंग्वेज है एंड स्पेशल या फिर हमारा मिसलेनियस, राइट। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि फॉर्म तो हम समझते हैं, टाइप ऑफ फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स होगा, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी। एक एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। प्लेस में हम सभी लोग जानते हैं वो हमारा रसा, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाहे वो अपने कंट्रीज का कोई स्टेट का होगा, पटना हो सकता है या फिर रांची हो सकता है, वो महाराष्ट्र हो सकता है। तो ये प्लेस वेरी क्लियर, ये सभी है ना। तो ये हम सभी लोग देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल फोकस होता है। टाइम हम समझ सकते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड और ईरा होता है, 19th सेंचुरी हो सकता है, मिडाइवल पीरियड हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है, एक्सेट्रा। लैंग्वेज हमारा सभी को पता है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। नौ स्पेशल जो हमारा होगा, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जैसे किसी की बायोग्राफी, केस स्टडीज, अदर नोट्स होंगे, वो सारी चीज हमारा क्या होगा, ये फॉर्म में आया है ना। अब हम लोग कुछ देखते हैं, इसके प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो ही इज द ऑथर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंसेज, जो 1920 है ना 9 में। अब देखिए ये पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक हमें याद रखना है, कभी कभी वो पुस्तक पूछ सकता है, राइट। मैंने इस तरह से क्वेश्चंस को रखा है ताकि आप इजियर यहाँ, बट ये पुस्तक भी इनकी थी और 1929 में ये किसकी थी, एच ब्लेस, हेनरी ई ब्लेस की। तो ये आंसर तो ये बड़ा सिंपल सा है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना। ब्लेस आर्ग्यूड दैट क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन, ब्लेस के अनुसार वर्गीकरण का आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इनके अनुसार क्या था, साइंटिफिक था, बस ये पकड़ा गया, राइट, और फिलॉसफी था। तो ये हो गया ना, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल हमारा क्या था, कंसेंसस था। तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ विच, है ना, 1933 वर्क अप्लाइड ब्लेस 1929 आइडियाज टू प्रैक्टिकल लाइब्रेरी प्रॉब्लम्स, यानी कौन सा 1933 का कार्य ब्लेस के 1929 के विचारों को पुस्तकालय में लागू करता है। कौन सा विचार लागू करता है, क्या सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, यस दिस वन। तो ये हमारा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इन लाइब्रेरी एंड सब्जेक्ट अप्रोच ऑफ बुक्स। तो ये क्वेश्चन समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें शामिल भी कर दिया प्रैक्टिस के लिए, राइट। नाउ द फुल ब्लेस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग, पूरा जो है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित हुआ था, ये कब हुआ था, 1940-53 में। हम लोगों ने ऊपर देखा भी है, ये आप थोड़ा सा यहां पर आ जाए तो देखिए ए बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ये फुल है ना, चूंकि एक्सटेंड किया गया था, क्या किया गया था, ये देखिए ऑक्सिलियरी शेड्यूल्स को भी इसमें। तो ये 1940 से 53 के बीच है ना, तो ये हमारा क्या था, ये फुल था, राइट। Bliss emphasized that topics should be collected according to, Bliss ने जोर दिया है कि विषयों को किसके अनुसार एकत्रित किया जाना चाहिए, किसके अनुसार, तो ये साइंटिस्ट, जो हमारा स्टैंडर्ड सेट ऑफ साइंटिस्ट, तो इसके अनुसार हमारा क्या होना चाहिए
कि क्या ये हमारा होना चाहिए, या फिर लाइब्रेरियंस विम के अनुसार, या फिर पॉपुलैरिटीज, या लाइब्रेरी स्पेस जो है अवेलेबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग। अब ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि अब इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा। अब सोचें, आप बताएं कि क्या होगा यहाँ, क्या बता पाएंगे हम लोग? तो बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन, चूंकि हम लोगों ने क्या किया कि अभी डिस्कस किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड सेट बाय साइंटिस्ट, क्योंकि ये एंड एडुकेटर साइंटिस्ट, राइट। विच प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू ब्लेस क्लासिफिकेशन अप्रोच, यानी कि ब्लेस के वर्गीकरण दृष्टिकोण का केंद्रीय सिद्धांत कौन सा है? तो ये कौन सा है? सब्जेक्ट एफिनिटी को इन्होंने क्या किया है कि फोकस किया है, इसे किया है। नॉट अल्फाबेटिकल का, कहीं क्रोनोलॉजिकल का नहीं, रैंडम का कोई वर्ड्स नहीं आया है डिस्कस में हम लोगों का, राइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीस 1935 वर्क्स इज टाइटल्ड, यानी कि किस नाम से ये प्रसिद्ध हुए, है ना। तो ये क्या था? ए सिस्टमैटिक, ए राइट आंसर है, ए सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। ब्लीस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज वाइडली अडॉप्टेड इन, ब्लीस का वर्गीकरण सिद्धांत व्यापक रूप से किसमें अपनाया गया है, कहां अपनाया गया था? यूके एंड कॉमनवेल्थ, डिस्कस हम लोगों ने किया है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग गारफील्ड डिस्क्राइब ब्लेस एच, यूजिंग गारफील्ड ने ब्लेस को किस रूप में वर्णित किया है? तो ये देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ट्रू स्कॉलर थे, यूजिंग गारफील्ड का कहना है। जिन्होंने, यूजिंग गारफील्ड कौन थे? एक्चुअली ये साइटेशन इंडेक्स को दिए थे। आपका ये प्रश्न भी आएगा, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये कौन थे? साइटेशन, है ना, जो हमारा इंडेक्स है उसके ये जनक माने जाते हैं, उन्होंने दिया था। जब इंडेक्सिंग में आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि ट्रू स्कॉलर ये थे, कौन, है ना, ब्लीस के बारे में। इंटेलेक्चुअल एवं डीवी बट लेस ऑर्गेनाइजेशनल ट्राइब, ये इंटेलेक्चुअल थे बट इसमें क्या था कि थोड़ा ये क्या हो गया कि ब्लीस के दृष्टिकोण से ये सब कुछ सही है, बट क्या हो गया कि इनका जो कहना है कि ये बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम को देते हैं, लेकिन ट्रू स्कॉलर होते हुए, है ना, क्या है कि जो बौद्धिक रूप से डीवी से श्रेष्ठ थे। सोचिए, डीवी से भी श्रेष्ठ बताते हैं, कौन? यूजिंग गारफील्ड। लेकिन उनमें थोड़ा सा ये बताया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ड्राइव जो था वो कम था, यानी कि उनमें संगठनात्मक दक्षता जो थी वो कम थी, संगठनात्मक दक्षता यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ड्राइव। लेकिन अगर ट्रू स्कॉलर के बारे में देखा जाए तो ये डीवी से भी श्रेष्ठ इनको बताया गया। अब डीवी से भी श्रेष्ठ बताया जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कौन ये बताते हैं? यूजिंग गारफील्ड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ये थोड़ा वीक है, बट ये ट्रू स्कॉलर थे यूजिंग गारफील्ड के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कहीं न कहीं विशेष रूप से बहुत सारी जानकारी को उपलब्ध कराया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलता हूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।